और सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म गांधी एंड कंपनी के निर्देशक श्री मनीष सैनी स्वर्ण कमल प्राप्त करने के लिए मंच पर पधारते हुए निर्देशक श्री मनीष सैनी। Yet another award for Team Gandhi and Company. बच्चों के लिए रोचक बेहतरीन फिल्म गांधी एंड कंपनी। फिल्मी जगत में अपना नाम बनाने का सपना दुनिया में बहुत से लोग देखते हैं और सभी को इसमें कामयाबी मिले ऐसा ज़रूरी नहीं, मगर गांव की मिट्टी में पला बड़ा हरियाणा प्रांत का बेटा जो सितारों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। हम बात कर रहे हैं फिल्म निर्देशक मनीष सैनी की, जिनको हाल ही में देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्र पुरस्कार मिलने के बाद जब मनीष अपने घर आए तो क्षेत्र के लोगों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। नमस्कार, मैं पीयूष सोनी, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिसने हरियाणा प्रांत के अटेली शहर का पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत नाम कर दिया है। अभी हाल ही में उनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आइए हम बात करते हैं अटेली मंडी से मनीष सैनी जी से, जो एक फिल्म निर्देशक हैं। हेलो जी सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत। थैंक यू। जो आप ये मूवी इंडस्ट्रीज में गए हैं, ये इसकी शुरुआत आप मेरे को बताइए, कैसे आपने यहाँ से की? नहीं, मैं तो प्रॉपर जैसे एजुकेशन ही ली थी। जैसे अभी दो तरीके हैं इंडस्ट्री में जाने के। फिल्म इंडस्ट्री में आप जाते हो तो उसके दो तरीके। एक तरीका होता है जो पहले से सदियों से चला रहा है कि आप बड़े डायरेक्टर को असिस्ट करो जी, उनके साथ रहो, जो भी काम है उनके कपड़े भी आपको आयन करने हैं, सेट पे भी सीखना है, ये सब करना है। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका ये कि फिल्म इंस्टीट्यूट में आप जाओ। तो इंडिया में आप देखो तो 3-4 अच्छे फिल्म इंस्टीट्यूट है, जिसमें एक FTI आता है, एक SRFTI जो कोलकाता में है, पहले वाला FTI जो मैंने बताया पूना में है, फिर NID करके एक इंस्टीट्यूट जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, वो डिजाइन इंस्टीट्यूट है। वहां से भी कई फिल्म मेकर जैसे दिवाकर बनर्जी ऐसे फिल्म मेकर निकले हैं। हितेश केवलिया मेरे दोस्त है, वो वहां से निकले जिन्होंने शुभ मंगल ज्यादा सावधान, शुभ मंगल सावधान ये फिल्में बनाई थी। दूसरा तरीका ये है कि आप इन इंस्टीट्यूट में जाओ। जैसे आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो, मेडिकल की पढ़ाई करते हो, वैसे ये पढ़ाई होती है कि फिल्म डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है, एक्टर को कैसे हैंडल किया जाता है, कैमरा कैसे वर्क करता है, एडिटिंग क्या होती है, साउंड डिजाइन क्या होता है, तो वो पूरी चीजें आपको सिखाई जाती है। तो मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, बस मैंने वहां पे पढ़ा, मैंने ये पढ़ाई की और फिर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी। तो हमने प्लान किया चलो की जो स्क्रिप्ट लिखी थी मेरी पहली फिल्म की, फिर हमने प्लान किया कि चलो स्क्रिप्ट अपने पास है। नसरुद्दीन शाह को हमने अप्रोच किया। नसरुद्दीन शाह ने बोला कि ये तो बहुत अच्छी कहानी है, मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया और फिर हमने क्या किया, फिर इस फिल्म को एग्जीक्यूट करना शुरू किया, दोस्तों से, खुद के, फैमिली के पैसे लगा के। तो ये मेरा रास्ता था। तो आपकी शुरुआत जो आपकी एजुकेशन की वो कहाँ से हुई? आपने कहाँ से पहली एजुकेशन ली इस मामले में? पहली एजुकेशन में बताओ, NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद से मैंने एजुकेशन ली। तो 12वीं 12th करने के बाद, 12th मैंने यही नारनौल से की थी। उसके बाद इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया इसका, ठीक है। उसका एंट्रेंस आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर एक स्टूडियो टेस्ट होता है। तो 12th के बाद 2004 में मैं चला गया था। 2008 में मेरा कोर्स खत्म हो गया था। 9 से मैं प्रैक्टिस करने लग गया था। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि इसमें फिल्मी क्षेत्र में आपको जाना है? ये प्रेरणा कैसे मिली, इसके 2 रीजन है। मैं NID फिल्म पढ़ने नहीं गया था। एक एनिमेशन होता है, वो कार्टून फिल्में जो होती है, मैं उसका कोर्स करने गया था। वो क्या होता है उसमें, मेरी स्केचिंग बहुत अच्छी थी बचपन में, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। तो मैं अटेली में काफी लोगों से तो मैं क्या सलाह लेता, क्योंकि नॉलेज कम रहती है कई बार, सबको पूरा पता नहीं। आप बता रहे हैं 2004, तो उस टाइम तो शायद नॉलेज का स्तर और भी नीचे था। 2004 से भी पहले 2002 98 के आसपास मेरी बचपन से ड्राइंग बहुत अच्छी थी। मतलब मैं 5वीं 6ठी क्लास में था, तभी मैं किसी को सामने देख के ड्रॉ कर देता था वैसे वैसा। तो मैंने बहुत लोगों से पता किया, तो सबने बोला कि आप ड्राइंग टीचर बन सकते हो, ये बन सकते हो। तो ये किसी को पता नहीं था। फिर मैंने क्या किया, मैं मैगजीन बहुत पढ़ता था। तो एक करियर मैगजीन मैंने पढ़ी, जिसमें ये था कि आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप एनिमेशन फिल्म में भी अपना करियर बना सकते हो। तो ये चीज मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और मेरी दूसरी एक रुचि और थी, मेरा इंटरेस्ट था स्टोरी, कहानियां लिखने का। तो मैं तब से, बचपन से मैं बहुत कहानियां लिखता था। और तब ऐसा था कि तब लिखने का प्रोसेस ज्यादा पता नहीं था, सोच लेते थे, दोस्तों को सुना देते थे, यार एक कहानी बनाई सुनो। तो वो इंटरेस्ट था। तो तब मैंने NID के बारे में पढ़ा, और NID में एक कोर्स था एनिमेशन का जी। तो मेरे को लगा एलिजिबिलिटी उसमें कुछ ऐसा नहीं, आप 12th पास हो बहुत है, आपकी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए।
आप में स्टोरी टेलिंग की एबिलिटी होनी चाहिए। तो मेरे को लगा चलो एक बार ट्राई करते हैं। पहली बार मैंने दिया। जी। हम इस जिस क्षेत्र में है वहां पे अंग्रेजी की तो तंगी रहती है, हमारी भाषा बहुत ज्यादा है। और हमारा क्या है ना, हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन भी अभी सीबीएसई हो गया, उस टाइम पे हरियाणा बोर्ड था, और हरियाणा बोर्ड में जो प्राइमरी एजुकेशन था वो हिंदी में ही होता था। तो पहला अटेम्प्ट में मैं क्लियर नहीं कर पाया एनआईडी, और मेरे को शायद मैंने जब आकलन किया मेरा, तो मेरा आकलन में मेरे को यही लगा कि यार लैंग्वेज मेरी सबसे बड़ा इशू था। जो लैंग्वेज मैंने हिंदी और अंग्रेजी का, यस यस यस, तो मैंने एक्सप्रेस किया। क्योंकि देखिए मैं जिस फील्ड में हूँ, आप जिस फील्ड में है मीडिया में, तो उसमें एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जिस भाषा में सोचते हो उसी भाषा में आपको बोलना चाहिए या बनाना चाहिए। तो पहली बार मैंने हिंदी में तो सब ट्राई किया, फिर दूसरे साल जब मैंने ट्राई किया तो मैंने कोशिश की कि मैं इंग्लिश में अच्छा अटेम्प्ट करूंगा। तो दूसरी बार में मेरा क्लियर हो गया। अब मैं जब एनआईडी गया तो एनआईडी में 5-6 महीने के बाद मैंने देखा कि एनिमेशन के अलावा फिल्म का भी एक कोर्स होता है। अच्छा। क्योंकि मैंने इंडिया से बाहर की फिल्में भी देखी। भारत में क्या होते हैं ना, भारत में बहुत कमर्शियल फिल्में बनती है, एक हीरो हीरोइन होता है, गाने होते हैं, सब कुछ कमाई के लिए काम किया जाए, बॉलीवुड जिसको बोलते हैं ना, ऐसी फिल्में होती है। इंडिया से बाहर आप जाएंगे, फ्रांस में, ईरान में, कोरिया में, ताइवान में, ठीक है, इधर क्या होता है ना, इधर की जो इंडस्ट्री होती है वो बहुत प्योर इंडस्ट्री होती है। वो कहानियों को ज्यादा महत्व देते हैं बजाय हीरो के, गानों के, मनोरंजन की। स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी स्टोरी होनी चाहिए। तो उधर मैंने फिल्में देखी है, फिर मेरे को लगा यार ऐसी कहानियां तो मेरे पास भी है, तो क्यों ना मैं फिल्म बनाऊं और मैं फिल्म का कोर्स लूं। तो फिर मैंने एनआईडी में मैंने ये किया कि 6 महीने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एनिमेशन नहीं फिल्म पढ़ूंगा। फिर मैंने फिल्म का कोर्स किया, फिर यात्रा शुरू हो गई। आपको शुरू में कोई दिक्कतें भी आई थी इसमें, इस इंडस्ट्री में? हमने सुना है जैसे बॉलीवुड में जाने के लिए बहुत ज्यादा बैकअप चाहिए होता है, और शुरू में कोई हाथ नहीं पकड़ता, काम नहीं मिलता वहां पे, और आपने तो स्टार्टिंग में ही इतना अच्छा परफॉर्म किया वहां पे। देखिए, दो चीज होती है। आप जैसा आपने बोला ना बॉलीवुड में, तो वो बात सही है। अगर आप सीधा बॉलीवुड को मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री बोलते हैं, जैसे मेन बाजार बोलते हैं, जी। और एक होती है कुछ गलियां जिनमें छोटी छोटी मार्केट होती है। तो बॉलीवुड क्या है, मेन मार्केट है। आप बॉलीवुड के अंदर जाएंगे तो ऐसा ही होगा कि इतनी भीड़ है वहां पे ऑलरेडी, और वो कनेक्शन वाली इंडस्ट्री जो मैंने पहले शुरू में बताया ना कि बहुत लोग असिस्ट करते हैं, इंडस्ट्री में घुस जाते हैं, करते हैं, तो वो वैसी इंडस्ट्री है। तो मैंने ट्राई किया कि हम मेन इंडस्ट्री में नहीं घुसते हैं। देखिए अभी आजकल क्या हो रहा है, मलयालम, तमिल, मराठी, ये इंडस्ट्री भी बहुत डेवलप हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, बंगाली फिल्में, और इधर भी बहुत फिल्में बन रही है। तो मैं उस टाइम पे गुजरात में था, और 2014 के आसपास में गुजरात गवर्नमेंट ने सब्सिडी अनाउंस की थी कि कुछ जो गुजराती में फिल्म बना रहे हैं, गुजरात गवर्नमेंट उनका हेल्प करेगी आर्थिक रूप से भी। तो मुझे लगा कि एक्सपेरिमेंट करना ये बहुत सही है, क्योंकि उससे पहले 2009 और 10 के आसपास ना मैंने कहानी लिख ली थी, और मैं बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े स्टूडियो, इवन अभी भी मैं नाम नहीं लूंगा उन बड़े बड़े स्टूडियोज का, क्योंकि थोड़ा कुछ कंट्रोवर्सी है, क्योंकि उनके साथ मेरे डिस्प्यूट हुए अभी। लेकिन ये हुआ जो अभी टॉप के 4-5 स्टूडियो, उनके पास भी मेरी स्क्रिप्ट गई थी, 6-6, 7-7 महीने उसे स्क्रिप्ट पढ़ने में लगा देते हैं। हमारी स्पीड ऐसी नहीं होती है, 6 महीने तो हम बना देते हैं फिल्म। तो यही हुआ कि मैं 2009 से लेके 2013 तक मैंने बहुत स्टूडियो से बात की। सब बोल रहे थे अरे आपकी कहानी बहुत अच्छी है, पर आपकी एज बहुत कम है, आप संभाल नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो मैंने बोला नहीं, मैं पढ़ के आया हूँ, 5 साल मैंने पढ़ा है फिल्म, मेरे को पता है टेक्निकल साइड क्या है फिल्म मेकिंग की। तो उनको ट्रस्ट नहीं आया था। और सही बात ये है कि जो बॉलीवुड का क्या है ना, मेन ये लोग पैसा लगाते हैं, तो ये ट्रस्ट नहीं करते। इनको लगता है मैं 5 करोड़ एक फिल्म पे लगा रहा हूँ, 20 करोड़ एक फिल्म पे लगा रहा हूँ, नए आदमी पे लगा रहा हूँ, नए घोड़े पे कोई दाव नहीं लगाता। तो फिर मैंने ये सोचा यार सही बात है, ये लोग रिस्क नहीं लेंगे, क्यों ना हम ही रिस्क ले ले, क्योंकि हमको तो पता है फिल्म अच्छी बनने वाली है। और नसरुद्दीन शाह जैसे लोग जिन्होंने इतनी फिल्में की है, सैकड़ों फिल्में की है, वो बोल रहे कहानी अच्छी है, ये तो बहुत बढ़िया कहानी, इस पे तो बननी चाहिए फिल्म। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो खुद से ही ये करते हैं। और एक बार गुजराती बनाई, पहली फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल गया। दूसरी एक अच्छी चीज क्या हुई, एक कंपनी है वायकॉम 18 जी। तो वायकॉम 18 इंडिया की बड़ी कंपनी नहीं है, ये हॉलीवुड की भी बड़ी कंपनी है, जिसकी एक ब्रांच इंडिया में भी है। तो वायकॉम 18 ने क्वीन, गैंग्स ऑफ वासेपुर, ठीक है, अभी रॉकी रानी की प्रेम कहानी, ऐसी फिल्में प्रोड्यूस की है। तो उन्होंने जब ये फिल्म देखी ढ, तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया। तो वायकॉम 18 के जो सीईओ है अजीत अंधारे, उनसे मेरी मीटिंग हुई, तो उन्होंने बोला ये फैंटास्टिक फिल्म है ढ, और हम इस फिल्म में पार्टनर बनना चाहते हैं। तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस आ गया कि फिल्म हिंदी में बने
या गुजराती में बने, हरियाणवी में बने, फिल्म अगर अच्छी है तो उसके खरीदने वाले भी बहुत हैं। तो वाईकॉम 18 ने उस टाइम पे हमको बहुत अच्छा ऑफर दिया पार्टनरशिप का, और उन्होंने ही फिल्म रिलीज की। तो पहली फिल्म से कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर आपका काम अच्छा है ना तो आपकी फिल्म भी निकल जाएगी। फिर आपको ये नहीं है कि आपको कोई रिस्क लगेगा। और आज के टाइम पे क्या है ना, OTT आ गए हैं, सैटेलाइट राइट्स है, थिएटर तो है ही, तो और यूट्यूब भी है। ऐसी चीजें तो आपकी फिल्म रिस्क में जा ही नहीं सकती। और ऊपर से हमको गवर्नमेंट का बैकअप था, गुजरात गवर्नमेंट का, तो फिर सारी चीजें अच्छी हो गई। तो फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते गए, और मुझे आदत लग गई कि यार एक के बाद रुकना नहीं है और फिल्में बनानी है। तो हम पहले क्या करते थे, मैं पहले स्क्रिप्ट लिखता था, उसको हिंदी के लिए भेजता, बॉलीवुड के लिए भेजता, वो 6 महीने में रिप्लाई करते थे पढ़ के, तब तक तुम्हारा पूरा प्लानिंग तैयार हो जाता इधर, नेक्स्ट स्टेप हो जाता था। यस। तो हमको लगता था यार अभी इनको क्यों देनी, अपनी फिल्में खुद बनाएंगे ना, अपने तरीके से बनाएंगे। और उनका कंट्रोल, जो बॉलीवुड का जो कंट्रोल है, वो बहुत डिफरेंट कंट्रोल है, वो एक आदमी के हाथ में नहीं है। तो एक बड़ी कंपनी है, उसके 5 CEO, 5 उसके नीचे लोग काम करते हैं, ठीक, उसके नीचे 3 लोग प्रोडक्शन वाले काम करते हैं। तो ये डिसीजन लेगा, वो डिसीजन लेगा, वो इधर मैं खुद डिसीजन लेता हूँ। तो मेरे को लगा यार खुद ही बनाते हैं ना फिल्में। तो इसके बाद फिर एक एक करते हम फिल्म बनाते गए। आपको कहानियां लिखने का, कहानियां पढ़ने का भी आपको शौक है? पढ़ने का भी शौक है, पढ़ने में मैं थोड़ा स्लो हूँ, पर कहानियां पढ़ने का भी शौक है, लिखने का थोड़ा ज्यादा है। जो ये कहानियां लिखने का जो आप में टैलेंट है, ये कैसे आप में जागृत हुआ? ये देखिए, कई बार क्या होता है ना, ये कुछ स्किल्स है ना इनबिल्ट होते हैं आप में, जैसे स्टोरी टेलिंग। और मैं जिधर से हूँ, अटेली मंडी से, इधर हर दूसरा आदमी, इस महेंद्रगढ़ आप बोलिए, हर दूसरे आदमी के पास कहानी है, हर दूसरे आदमी के पास किस्से। आप किधर भी जा रहे हो, आप बैठ जाओ, आपको साइड में 3 लोग बैठे हुए मिलेंगे, उसके पास आप बैठ जाओ, तो आप अपनी कहानी सुनाओगे, इससे पहले 3 कहानी वो अपनी आपको सुना देंगे जी। तो ये तो हमारे एरिया की वजह से भी है, इनबिल्ट भी। मेरे दादाजी भी बहुत कहानीकार थे जी, मतलब वो कहानियां बनाते थे। मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे, रामकरण सैनी उनका नाम था। तो आप पूछोगे तो वो क्या करते थे ना, वो कहानियां, कविताएं बनाते थे, याद कर लेते थे उनको, क्योंकि उनको लिखना पढ़ना आता नहीं था। और कोई भी पूछता था ना, वो वाली कविता सुना, वो वाली, तो वो सुना देते थे उनको। तो शायद इनबिल्ट भी है, ये गॉड गिफ्ट हो गया आपके, जेनेटिक है। तो आपने अभी तक कितनी मूवीज डायरेक्ट की हैं? देखिए, मैंने 3 फीचर फिल्म डायरेक्ट की है, एक शॉर्ट फिल्म गिद्ध डायरेक्ट की है। बाकी तो मैंने 100-125 से ऊपर कॉर्पोरेट फिल्म ये की है, पर उनको मैं काउंट नहीं करता। अभी आपको माननीय राष्ट्रपति महोदया से आपको सम्मान मिला है, वो किस फिल्म के लिए मिला है? वो गांधी कंपनी के लिए हमको मिला। वो उस किस बेस क्या है उस मूवी का? ये देखिए, वो गांधी कंपनी किस बारे में, गांधी जी के जो वैल्यू थे ना जी। अभी क्या हो गया, हमने जब गांधी जी पढ़ा था ना, तो एक आदमी, पतला सा आदमी, जिसके सर पे बाल नहीं है, बिल्कुल दुबला सा है, धोती पहन के ये कर रहा है, तो कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगता था। वो गांधी जी को कौन पढ़ेगा, तो बहुत बोरिंग है। लेकिन अभी जब मैंने अहमदाबाद में, गुजरात में जाके गांधी जी के बारे में सुना, और अभी क्या है ना, बच्चों में सुपर हीरो और ये सब चीजों का बहुत ये हो गया, क्रेज है, मार्वल्स और एवेंजर्स, यस। तो ये सब आ गया था। तो मैंने ये सोचा कि गांधी जी भी सुपर हीरो ही थे इंडिया के, देखा जाए तो। अब कोई बोलेगा सुपर हीरो कैसे, जैसे मैंने एक बच्चे से डिस्कस किया जी, मेरी फिल्म का जो एक्टर था, तो बोला नहीं, सुपर हीरो तो लड़ाई करते हैं। मैं बोला गांधी जी ने भी लड़ाई की थी, तो बोला कि नहीं, सुपर हीरो तो फाइटिंग करते हैं। मैं बोला इसने तो बिना फाइटिंग की लड़ाई जीत ली। तो एक ऐसा, तो एक दिन मैं और मेरे प्रोड्यूसर हम डिस्कस कर रहे थे कि यार एक गांधी जी देखा जाए तो एक ऐसा सुपर हीरो था जिसने बातचीत की। देखिए, गांधी जी के बारे में बहुत मत भिन्नता है लोगों की। कई लोग, मैं बहुत एक ट्रेंड बन गया है गांधी जी के विरोध में और वो लोग गांधी का विरोध करते हैं जिन्होंने गांधी को कभी पढ़ा नहीं है, देखा। गांधी की एक बुक है, उनकी बायोग्राफी है, वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की ये ऑटोबायोग्राफी है, और गांधी के खिलाफ कोई भी मिथ बनाने से पहले हर इंसान को वो पुस्तक पढ़नी चाहिए जी। और बात ये नहीं है, देखिए, हम विचारों को लेके बोल देते हैं, हम गांधी जी को बोल देते हैं। आप विचार देखिए, कौन आदमी क्या कहना चाह रहा है। अगर कोई इंसान ये बोल रहा है कि लड़ाई झगड़ा मत करो, बातचीत से हल करो। अभी जो इजराइल में, फिलिस्तीन में हो रहा है, रशिया में जो यूक्रेन में हुआ, ये चीज अगर बातचीत से सुलझ जाए तो वहां पे भी बेकसूर तो मरते ही है। बिल्कुल। और हमने भी ऐसी बात नहीं की, हमने भी आजादी की लड़ाई के टाइम पे हमने भी बहुत अपने शहीद हुए हमारे, ठीक है ना। तो वो कभी किसी के फेवर में नहीं रहता। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका लाल शहीद हो, मरे। बेशक ठीक है, हम पूजा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वो सेलिब्रेट करने की चीजें नहीं है।
तो गांधी जी ने ये चीजें सिखाई थी। तो वो छोटे छोटे रूल थे जो ये था। देखिए कई बार इस बात में भी होता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी इंसान को फॉलो करो, किसी इंसान को फॉलो मत करो, पर मैं बोलता हूँ कि अच्छे विचार कभी किसी के दुश्मन नहीं हो सकते, अच्छी चीजें किसी के और दुश्मन। गांधी एक विचार है। हाँ, तो आप उस विचार को फॉलो कर सकते हो, सत्य, अहिंसा और त्याग। जी। ये तीनों चीजें ना, इसमें कुछ गलत नहीं है। आप सच बोलो, सच बोलने से कभी किसका नुकसान नहीं होता, और नुकसान हुआ तो टेम्परेरी होगा, लॉन्ग टर्म पे तो फायदा होगा। उन चीजों के बारे में। और दूसरी मेन चीज इसमें क्या थी, दूसरी मेन चीज ये थी कि गांधी जैसा दिखने से आप गांधी नहीं बनोगे, नहीं बन सकते। तो ये मेन कोर कॉन्सेप्ट है इस फिल्म का कि कोई भी आपको बड़ा, भगत सिंह भी आपको बनना है, गांधी जी इसकी बात ना करो, भगत सिंह, तो भगत सिंह जी जैसी मूछे रखने से, टोपी रखने से आप भगत सिंह नहीं बनोगे। बन सकते। भगत सिंह जैसे विचार आपको अंदर लेके आने पड़ेंगे, वो देशभक्ति अंदर लेके आनी पड़ेगी। इसी तरह गांधी जी को भी आपको आत्मसात करना पड़ेगा। तो फिल्म उस बारे में। एक किस्सा है, आप मूवी देखने गए थे, छुप छुप के आप मूवी देखने जाते थे, बचपन का किस्सा है वो, क्या वो हमें थोड़ा बताइए आप। बचपन से ना मेरे को बहुत शौक था फिल्मों का, और मैं सब हीरो को फॉलो करता था। और मेरे को बचपन में ना कोई पोस्टर था फिल्म का तो मेरे को पता रहता है ये डायरेक्टर है, ये म्यूजिक डायरेक्टर है, सिनेमाटोग्राफर है। तो एक बाजार में, हमारा बाजार है, वहां पे बड़ा पोस्टर रहता है। तो हर वीरवार को हम खड़े हो जाते हैं, शाम को पोस्टर लगाने वाला पोस्टर लगेगा तो कल कौन सी फिल्म लग रही है। तो क्लास 4 से ही मेरे को शौक था। अब ये मेरे को उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि घर से बिना बताए फिल्म देखने जाना गड़बड़ है। एक दिन मैंने स्कूल से बंक मारा 4th क्लास में। मैं तो किसी को एडवाइस नहीं करूंगा जो मैंने किया हो करने के लिए, पर ये था कि एक दिन स्कूल में मैथ का टेस्ट था, और मेरे को लगा कि यार ये तो टेस्ट अच्छा नहीं जाने वाला है। हाँ, 0 नहीं, माइनस में ही नंबर आने वाले हैं। तो मेरे को लगा कि आज थोड़ा बंक मारते हैं। मैं घर में बेड के नीचे मेरा बैग छिपा के, और मेरे घर के पीछे से सीधा खेतों में से जाके मैं थिएटर में चला गया। 11 बजे पहला शो शुरू होता था। मैं 9 बजे जाके बैठ गया, इधर उधर खेलता रहा। 10:30 बजे मैं टिकट लेके अंदर जाके बैठ गया। घर वालों को ध्यान है कि मैं घर का खाने का टिफिन तो भूल ही गया हूँ। मेरी मम्मी ने देखा कि अरे टिफिन तो इधर है, मनीष लेके गया। उन्होंने मेरे पापा को बोला कि आप टिफिन दे देना स्कूल में। पापा स्कूल में टिफिन देने गए। उस टाइम में मेरे पिताजी नगर पालिका के चेयरमैन थे। तो जब उन्होंने बोला कि वो मनीष को टिफिन दे दो अंदर, तो अंदर ऐसे ये आया, प्यून ने बोला कि मनीष तो आया नहीं है। ये सीन ड में भी है। अच्छा। तो बोला मनीष तो आया ही नहीं है स्कूल में। तो अभी ये खलबली मच गई कि यार ये चेयरमैन है और इनका लड़का गायब है, कहीं वो किडनैप तो नहीं हो गया। तो सब पूरा जितने मोहल्ले के लोग थे सब ढूंढने लग गए। फिर मेरे अंकल जी है सीताराम जी, जो भी विधायक, अभी हाल ही में विधायक हैं अटेली, वो पिताजी बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। और कई बार मेरे से गलती होती थी, पापा जी बाद में मेरे को एक मारते थे, पहले अंकल जी मेरे को एक रख देते थे। तो उन्होंने बोला कि रुक मैं ढूंढता हूँ। और मैं 11:30 का शो खत्म हुआ 2:30 बजे जी। तो 2:30 बजे वो थिएटर के बाहर थे और मैं थिएटर के बाहर से निकला। फिल्म देख के, फिल्म बहुत अच्छी थी, राजेश खन्ना की फिल्म थी दाग करके जी। तो मैं बाहर निकला और उन्होंने बोला कि अरे मिल गया, आ जाओ। वहीं से मेरे को वो पीटते पीटते घर लेके आए। तो उसके बाद आपने कभी स्कूल बंक किया? इसके बाद स्कूल कभी बंक नहीं किया कभी। अच्छा, फिर मूवी देखना कभी छोड़ दिया? मूवी देखना कभी नहीं छोड़ा। मूवी तो फिर मैं यार एक कमाल की बात मैं बताता हूँ कि उसके बाद ऑलमोस्ट मैंने हर फिल्म देखी है जो रिलीज होती थी। दिक्कत क्या थी ना, इधर वो फिल्में आती नहीं थी जो बहुत अच्छी फिल्म है। इधर कई बार एक मिथुन का ट्रेंड आया था जी, तो मिथुन की फिल्में आती थी, तो वो देख के फिर हमको थोड़ा ये हो गया यार ये कैसी फिल्में लगने लग गई। जब मैं NID गया और फिर वहां पे हमने फिल्में देखी, तब पता चला यार ये फिल्में, ये कलेक्शन था किधर। मतलब हमारे इधर तो हॉलीवुड की फिल्में भी नहीं आती है, अभी ईरानियन फिल्में कहाँ से आएंगी, फ्रेंच फिल्में कहाँ से आएंगी। और आप देखिए कमाल की बात क्या थी कि जब हम NID में थे तो कोर्स में हमको दिन में 3-3 फिल्में देखनी पड़ती थी। तब मैं मेरे पापा को बोलता था कि अभी मैं 3-3 फिल्में दिन में देखता हूँ। अच्छा, घर वालों ने कभी इस चीज का विरोध किया कि बॉलीवुड में जा रहे हो, मूवी इंडस्ट्रीज में जा रहे हो, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी? इनसिक्योरिटी रहती है घर वालों को, क्योंकि ये मैंने जो किया था वो मेरी फैमिली में, मेरे आसपास में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे दोस्तों में किसी ने नहीं किया था जी। अभी तक भी बहुत मतलब कोई है नहीं इस फील्ड में। तो एक इनसिक्योरिटी घर वालों को रहती है यार। ये तो घर वालों को लगता है मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, सीधा सा हूँ, तो उनको लगा कि यार ये कैसे करियर अपना ये परस्यू करेगा। जिस शहर से आप हैं वहां पे भी शायद कोई मूवी इंडस्ट्रीज में तो नहीं है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, पूरे गुजरात में ही मैं अकेला हूँ जिसको 2 बार नेशनल अवार्ड मिला है जी। वो अवार्ड के नाम क्या क्या है, कौन से अवार्ड? पहला अवार्ड मेरे को ढ के लिए मिला था जिसका नाम था बेस्ट गुजराती फिल्म जी, ठीक है। ये जो दूसरा मिला है गांधी एंड कंपनी को, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म मिला है।
आपकी एक मूवी थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुई थी, हुई है, अभी है। हुई है। यस यस, गिद्ध। तो अभी गिद्ध ऑस्कर में जो टॉप 120 फिल्में जी, हैं उनमें जी। है, और इस साल ही वो नॉमिनेट नहीं हुई है, वो एक्चुअली क्वालिफाई हुई है। ओके तो ओके। नॉमिनेशन अगला प्रोसीजर होता है। तो जी, पूरे वर्ल्ड में कुछ फेस्टिवल्स है, 100-125 फेस्टिवल है, उनमें जो फिल्में जीतती है जी वो फिल्में सीधे ऑस्कर में क्वालिफाई होती है। हर कोई आदमी ऑस्कर में फिल्म नहीं डाल सकता। जी तो ऑस्कर बोलता है कि ये 100 फेस्टिवल है, जी तो एक जापान का है, एक जी, इंडिया का है, एक पाकिस्तान का है, एक कोरिया का है, एक फ्रांस का है, ऐसे। तो इनमें जो फिल्में जीतेगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाएगी। जैसे ओलंपिक में हम जी। क्वालिफाई करते हैं जी, ना, जी। फिर उधर जाके हमको ब्रॉन्ज मिला, सिल्वर मिला, सिल्वर, गोल्ड ऐसा मिला होता है। तो गिद्ध अभी ऑस्कर के लिए क्वालिफाई हुई। जापान में एक फेस्टिवल था जिसमें बेस्ट एशियन फिल्म इसको अवार्ड मिला था। ओके ओके। तो अभी गोवा में एक फेस्टिवल चल रहा था, उसमें भी आपकी कोई? यस, गोवा में शुरू होने वाला है। अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल ये फिल्म फेस्टिवल कराती है। ये इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म जी। फेस्टिवल है। और इस बार अच्छी बात क्या है, बहुत खुशी की बात क्या है कि इस साल मेरी 2 फिल्में उधर दिखाई जा रही है, अच्छा। गिद्ध एंड गांधी एंड कंपनी। जी जी। अटेली के क्षेत्र के जो लोग हैं वो आप पे बड़ा गर्व करते हैं कि हमारे क्षेत्र का लड़का है, वो इतने अच्छे लेवल पे जाके काम कर रहा है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, अटेली के लोगों को मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि अटेली के लोगों में ना बहुत ज्यादा काबिलियत है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम अगर काबिलियत को लोहा यूज नहीं होना तो जंग लग जाता है उस पर बड़े बड़े। तो मैं यही बोलूंगा, क्योंकि मैं खुद एवरेज स्टूडेंट था मेरी क्लास में, मैं सही बताता हूँ। वैसे टैलेंटेड बहुत, मैं भी एवरेज ही था। हाँ तो बहुत बहुत टैलेंटेड लोग रहते हैं। तो मैं जी। बोलता हूँ कि आप में क्षमता क्या है, जी आप उसको सोचो। आपको जरूरी नहीं किसी को फॉलो करना, लेकिन अगर आपको पता है कि यार मेरी, जैसे मैं मेरा एग्जांपल इसलिए देना चाह रहा हूँ कि ड्राइंग करने का ये था कि आप ड्राइंग टीचर बन जाओगे, जी पेंटर बन जाओगे, जी। और क्या कर सकते हो। लेकिन मैंने ढूंढा कि नहीं, इसमें बेस्ट क्या होता है, तो आप में काबिलियत क्या है, उसमें बेस्ट क्या हो सकता है, वो बेस्ट करो। फिर वो कुछ भी हो, फिर आप मैथमेटिक्स में हो। क्योंकि हमारी एक दिक्कत क्या है, ये अटेली की दिक्कत नहीं है। मैं काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जिधर पढ़ाने भी जाता हूँ, जैसे एनआईडी में अब मैं कोर्स लेने भी जाता हूँ कई बार, विजिटिंग फैकल्टी की तरह। जी जी तो अभी पूरे देश की दिक्कत ये है कि हम जब अंग्रेजों के टाइम पे, जब अंग्रेज इधर आए थे तो उन्होंने हमारी शिक्षा नीति बनाई थी। जी। तो अंग्रेजों ने जब शिक्षा नीति बनाई, उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। इंडियन एजुकेशन एक्ट जो आया था। यस, तो उसमें उस टाइम पे पूरे दुनिया में ना औद्योगिक क्रांति चल जी। रही थी, खासकर ब्रिटेन में। तो लॉर्ड मैकाले ने जब इंडियन जी, ये बनाया जी। तो उनकी भी सारी चीजें औद्योगिक क्रांति भी थी, जिसमें इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट था। जी अब मेरे कितने इंजीनियर दोस्त है जो आजकल फिल्म बना रहे हैं, फिल्म मेकर है, वो खुद ये बोलते हैं कि यार नहीं, मेरे को फिल्म नहीं बनानी, मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी, फिल्म बनाए। जी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपनी काबिलियत समझे, उस काबिलियत की तरफ आप पूरा जोर लगाएं। और हमारे एरिया में तो लोगों में तो बहुत बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत सक्षम लोग हैं, बहुत टैलेंट है। तो प्लीज उसको यूज करें उस तरीके से। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. हमसे बात करने के लिए और इतनी ज्यादा हमें डिटेल में बताने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।